दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन के त्वरित रिवीजन के अंतर्गत इस वीडियो में प्रस्तुत है परीक्षा केंद्रित महत्वपूर्ण अध्ययन सामग्री, जो आपके आगामी परीक्षाओं के अंतिम समय में इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स के रिवीजन के लिए बहुत ही उपयोगी है। ये वीडियो सभी परीक्षाओं, विशेषकर यूपीपीसीएस प्रारंभिक परीक्षा, आरओ यानी समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, लोअर पीसीएस, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली विभिन्न परीक्षाओं के साथ अन्य राज्य लोक सेवा आयोगों जैसे उत्तराखंड, बिहार, राजस्थान और एमपीपीसीएस के अलावा बैंक, एसएससी और रेलवे द्वारा आयोजित परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। आज के वीडियो में हम मध्यकालीन भारत के इतिहास के उन महत्वपूर्ण तथ्यों को कवर करेंगे जहां से परीक्षाओं में सीधे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं मध्यकालीन भारत के इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों का क्विक रिवीजन। सबसे पहले इसमें हम 800 से 1200 ईस्वी तक के उत्तर भारत के प्रमुख राजवंशों के बारे में जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले त्रिपक्षीय संघर्ष के बारे में जान लेते हैं। त्रिपक्षीय संघर्ष गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल के बीच का संघर्ष था। 3 राजवंश इसमें शामिल थे, इसलिए इसको त्रिपक्षीय संघर्ष कहा जाता है। और इसका कारण क्या था? दोस्तों त्रिपक्षीय संघर्ष का मूल कारण कन्नौज पर आधिपत्य जमाने के लिए ये संघर्ष हुआ था और संघर्ष का लगभग 100 वर्ष तक चला और अंतिम रूप से इसमें विजय गुर्जर प्रतिहारों का हुआ था। तो याद रखिएगा, त्रिपक्षीय संघर्ष गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल के बीच कन्नौज पर आधिपत्य जमाने के लिए हुआ और इसमें अंतिम विजय गुर्जर प्रतिहारों की हुई थी। गुर्जर प्रतिहार वंश क्या था, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। दोस्तों गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक नागभट्ट प्रथम था। 730 ईस्वी में इस राजवंश की स्थापना हुई थी। इसकी राजधानी भीनमाल थी और त्रिकोणीय संघर्ष गुर्जर प्रतिहार वंश के शासक वत्सराज के समय में आरंभ हुआ था। और आप जान लीजिए, महमूद गजनवी के आक्रमण के समय गुर्जर प्रतिहार का शासक राज्यपाल था। आइए राष्ट्रकूट वंश के बारे में जानते हैं। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है राष्ट्रकूट वंश। राष्ट्रकूट वंश की स्थापना दंती दुर्ग ने 752 ईस्वी में की थी। इसकी राजधानी मान्यखेत थी और राष्ट्रकूट वंश से जो संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य और प्रश्न पूछे जाते हैं उसमें एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम के द्वारा करवाया गया था और राष्ट्रकूट वंश का अंतिम शासक कर्क द्वितीय था, याद रखिएगा। पाल वंश के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों पाल वंश का संस्थापक गोपाल था। 750 ईस्वी में इसने पाल वंश की स्थापना की थी और पाल वंश के शासक धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। पाल वंश का अंतिम शासक गोविंद पाल था, याद रखिएगा। अब आइए जानते हैं भारत पर मुस्लिम आक्रमण और आक्रमणकारियों के बारे में। दोस्तों भारत पर प्रथम मुस्लिम आक्रमण देखा जाए तो मोहम्मद बिन कासिम ने 712 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया और सिंध पर या भारत पर आक्रमण करने वाला ये पहला मुस्लिम शासक था। और उसके बाद महमूद गजनवी और फिर मोहम्मद गोरी का भारत पर आक्रमण हुआ था। महमूद गजनवी के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों महमूद गजनवी का जो शासनकाल है 998 से 1030 ईस्वी तक था और महमूद गजनवी गजनी के शासक सुबुक्तगीन का पुत्र था। और महमूद गजनवी के बारे में आप ये तथ्य जानते ही होंगे, इसने भारत पर कुल 17 बार आक्रमण किया था। 1000 से 1027 ईस्वी के मध्य महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। जो महत्वपूर्ण तथ्य है कि इसने सोमनाथ मंदिर पर कब आक्रमण किया, तो 1026 ईस्वी में। महमूद गजनवी के दरबार में कई विद्वान रहते थे। अलबरूनी इसकी पुस्तक किताब उल हिंद है, उत्बी इसकी पुस्तक किताब उल यामिनी है और महमूद गजनवी के दरबार में रहने वाला फिरदौशी इसकी पुस्तक शाहनामा और बैहाकी इसने तारीख़े सुबुक्तगीन नामक पुस्तक लिखा है।
महमूद गजनवी के बाद आइए महमूद गोरी के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों, मोहम्मद गोरी के बारे में, तो मोहम्मद गोरी गोर प्रांत का शासक था और इसने भारत पर पहला आक्रमण 1175 ईस्वी में मुल्तान पर किया था। इसका गुजरात आक्रमण में भीमदूती यानी मूल राजदूती ने इसको 1178 में पराजित किया था। और मोहम्मद गोरी द्वारा लड़े गए प्रमुख युद्धों में तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी पृथ्वीराज चौहान से हुआ था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई थी। तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 में, इसमें पृथ्वीराज चौहान से गोरी विजयी हुआ था। और चंदावर का महत्वपूर्ण युद्ध 1194 में हुआ था, ये जयचंद से, इसमें भी गोरी विजयी हुआ था। अब इसके बाद आइए सल्तनत काल से संबंधित जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनको देखते हैं। दोस्तों, सल्तनत काल के अंतर्गत जो वंश हैं, राजवंश हैं, उसमें गुलाम वंश का शासन 1206 से 1290 ईस्वी तक, खिलजी वंश 1290 से 1320 ईस्वी, तुगलक वंश 1320 से 1412 ईस्वी, सैयद वंश ने 1414 से 1451 ईस्वी और लोधी वंश ने 1451 से 1526 ईस्वी तक शासन किया था। तो ये सल्तनत काल के प्रमुख शासकों या राजवंशों का क्रम था: गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद और लोधी। सबसे पहले गुलाम वंश के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को जान लेते हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों गुलाम वंश के सुल्तानों के बारे में। तो गुलाम वंश में सबसे पहला शासक कुतुबुद्दीन ऐबक था और इसका शासनकाल 1206 से 1210 ईस्वी था। आराम शाह दूसरा शासक 1210 से 1211। उसके बाद इल्तुतमिश ने 1211 से 1236 ईस्वी तक शासन किया। इल्तुतमिश के बाद रुकनुद्दीन फिरोज शाह ने 1236 में और रजिया सुल्तान 1236 से 1240 तक दिल्ली की जो है गद्दी संभाली थी और ये प्रथम महिला शासिका होने का इसको गौरव प्राप्त है भारत में। रजिया के बाद मुइजुद्दीन बहराम शाह का शासन 1240 से 1242 ईस्वी। फिर अलाउद्दीन महमूद शाह ने 1242 से 1246 ईस्वी। नसीरुद्दीन महमूद ने 1246 से 1266 तक। गयासुद्दीन बलवन जो है इसने 1266 से 1286 तक और कैकुबाद और क्यूमर्स ने 1287 से 1290 तक शासन किया था। तो ये गुलाम वंश और उसके प्रमुख शासकों का ये महत्वपूर्ण क्रम रहा। कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य गुलाम वंश के शासकों के बारे में जान लेते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक। दोस्तों, कुतुबुद्दीन ऐबक जो था ये 1206 में इसने गुलाम वंश की स्थापना की थी और कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श और कुरान खां के नाम से जाना जाता था और ये बहुत ही दानी प्रवृत्ति का व्यक्ति था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली में कुवत्तुल इस्लाम मस्जिद का निर्माण, अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा और कुतुब मीनार का निर्माण दिल्ली में इसने शुरू करवाया था और 1210 ईस्वी में ऐबक की मृत्यु हुई थी। दोस्तों, गुलाम वंश में बहुत ही महत्वपूर्ण शासक इल्तुतमिश रहा। इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार के निर्माण का कार्य पूरा करवाया जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक के समय से शुरू हुआ था। इल्तुतमिश ने 40 गुलाम सरदारों के संगठन तुर्काने चहलगानी का गठन किया था और इसने चांदी का टंका और तांबे का जीतल नामक सिक्का चलाया था। इल्तुतमिश ने एकता व्यवस्था की शुरुआत की थी और इसका सबसे महत्वपूर्ण कार्य ये था कि इसने 1211 में राजधानी लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित किया था। रजिया के बारे में जानते हैं। तो दोस्तों, रजिया इल्तुतमिश की पुत्री और उसकी उत्तराधिकारी थी और दिल्ली की सुल्तान बनने वाली एकमात्र महिला थी। रजिया ने अल्तुनिया से विवाह किया था और अल्तुनिया ने रजिया के विरुद्ध विद्रोह किया और आप जान लीजिए कि भारत की या अगर कहा जाए कि भारतीय शासन में पहली महिला शासिका रजिया सुल्तान थी। गुलाम वंश का एक और शासक था बलवन। दोस्तों, इसका वास्तविक नाम बहाउद्दीन था। जिल्ले इलाही की उपाधि धारण करके स्वयं को नियामत ए खुदाई इसने कहा था और जिल्ले इलाही की इसने उपाधि धारण की
और इल्तुतमिश ने जो तुर्काने चहलगानी जो 40 सरदारों का जो गठन किया था उसको बलबन ने समाप्त कर दिया। बलबन ने ईरानी परंपरा सिजदा और पैबेस को शुरू किया, नवरोज़ त्यौहार मनाना शुरू किया और इसने अपने शासन में लौह और रक्त की नीति अपनाई थी। गुलाम वंश के बाद आइए खिलजी वंश के प्रमुख शासकों के बारे में जान लेते हैं महत्वपूर्ण तथ्यों को, क्योंकि यहाँ से परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी जो है खिलजी वंश का संस्थापक था। इसने 1290 से 1296 तक शासन किया और जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी ने गुलाम वंश के क्यूमर्स की हत्या करके खिलजी वंश की स्थापना की थी। और जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी के समय में मलिक छज्जू ने विद्रोह किया था और 1296 में इसके भतीजे अलाउद्दीन ने इसकी हत्या की और स्वयं सुल्तान बन गया। अलाउद्दीन खिलजी से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को देख लेते हैं दोस्तों। देखिए, अलाउद्दीन खिलजी ने 1296 में जो है अपने चाचा की हत्या करके दिल्ली की गद्दी पर बैठा। इसका शासनकाल 1296 से 1316 ईस्वी तक था। दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी ने सिकंदर द्वितीय या सिकंदर ए सानी की उपाधि धारण की थी। अलाउद्दीन खिलजी का पहला आक्रमण गुजरात के विरुद्ध था और मलिक काफूर नामक दास अलाउद्दीन खिलजी को गुजरात से ही प्राप्त हुआ था। दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा कई महत्वपूर्ण कार्यों का प्रारंभ कराया गया था, जिसमें भूमि की पैमाइश कराकर लगान वसूल करना। इसके लिए इसने दीवाने मुस्तकराज नामक विभाग की स्थापना की। बाजार नियंत्रण या मूल्य नियंत्रण की नीति अलाउद्दीन ने शुरू की थी और घोड़ों को दागने की और सैनिकों का हुलिया लिखने की प्रथा भी अलाउद्दीन खिलजी के समय से शुरू हुई थी। अलाउद्दीन खिलजी के प्रमुख अभियानों में उन राज्यों के शासक कौन थे, यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाता है। तो देखिए, अलाउद्दीन खिलजी के गुजरात अभियान के समय वहाँ का शासक कर्णदेव था, रणथंभौर का शासक हमीर देव, मेवाड़ का शासक रतन सिंह, मालवा का शासक महालक, जालौर का शासक कल्हड़ देव, देवगिरी का शासक रामचंद्र देव और शंकर देव, वारंगल के शासक प्रताप रुद्र द्वितीय, द्वार समुद्र वीर बल्लाल तृतीय और मदुरै का शासक वीर पांड्य था। दोस्तों, खिलजी वंश का अंतिम शासक नसीरुद्दीन खुसरो शाह था। अब आइए तुगलक वंश के प्रमुख शासकों के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य जो हैं उनको जान लेते हैं, जो परीक्षाओं के लिए अति संभावित हैं। दोस्तों, गयासुद्दीन तुगलक, इसका शासनकाल 1320 से 1325 ईस्वी था। ये तुगलक वंश का संस्थापक था। गयासुद्दीन तुगलक ने उदारता की नीति अपनाई थी और इसने नहरों का निर्माण करवाया। नहरों का निर्माण कराने वाला गयासुद्दीन तुगलक पहला सुल्तान था। इसने तुगलकाबाद नामक नगर का निर्माण करवाया था। तुगलक वंश का एक अन्य महत्वपूर्ण शासक मोहम्मद बिन तुगलक था, जिसने 1325 से 1351 तक जो है शासन किया था। और तो मोहम्मद बिन तुगलक का वास्तविक नाम उलूग खां या जूना खां था। और आप जान लीजिए कि इसके प्रमुख कार्यों में दोआब कर में वृद्धि की गई, राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद यानी देवगिरी स्थानांतरित किया गया। मोहम्मद बिन तुगलक ने सबसे पहले सांकेतिक मुद्रा का चलन किया और खुरासान और कराचिल अभियान इसके द्वारा किए गए। मोहम्मद बिन तुगलक ने दीवान ए अमीर कोही नामक कृषि विभाग की स्थापना की थी। और एक अन्य महत्वपूर्ण तथ्य है कि 1333 में मोरक्को निवासी इब्न बतूता भारत आया था मोहम्मद बिन तुगलक के समय में, और इसका यात्रा विवरण रेहला था। इब्न बतूता को मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली का काजी नियुक्त किया था। दोस्तों, तुगलक वंश के एक अन्य महत्वपूर्ण शासक फिरोज शाह तुगलक के बारे में जान लेते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है फिरोज शाह तुगलक। दोस्तों, आप जान लीजिए फिरोज शाह तुगलक का जो शासनकाल था 1351 से 1388 था। दोस्तों, इस्लामी कानून द्वारा स्वीकृत केवल 4 कर खराज, खुम्स, जजिया और ज़कात इसने लगाया था। और फिरोज शाह तुगलक सिंचाई कर, हक ए शर्ब नामक कर, जो कि सिंचाई कर था, ये लगाने वाला दिल्ली का पहला सुल्तान था। सबसे पहले लोक निर्माण विभाग की स्थापना फिरोज शाह तुगलक के द्वारा की गई थी और इसके द्वारा बसाए गए नगर
फतेहाबाद, हिसार, फिरोजपुर, जौनपुर और फिरोजाबाद हैं। दोस्तों फिरोज शाह तुगलक ने दीवान ए खैरात, दारुल सफ़ा, दीवान ए बंदगान की स्थापना की थी। दोस्तों फिरोज शाह तुगलक के समय में दासों की संख्या सर्वाधिक थी। दीवान बंदगान उसी के लिए शुरू किया गया था। फिरोज शाह तुगलक ने शसगनी नामक सिक्का चलवाया था और इसने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया था। अब आइए जानते हैं दोस्तों तुगलक वंश के अंतिम शासक के बारे में। देखिए नसीरुद्दीन महमूद, जिसका शासनकाल 1394 से 1412 ईस्वी था, ये तुगलक वंश का अंतिम शासक था। इसके शासनकाल में मलिक सरवर ने जौनपुर को स्वतंत्र राज्य बना दिया था। इसके शासनकाल में 1398 में तैमूर लंग ने दिल्ली पर आक्रमण किया था। तो याद रखिएगा नसीरुद्दीन महमूद के समय में 1398 में दिल्ली में तैमूर लंग ने आक्रमण किया था। अब आइए जानते हैं तुगलक के बाद सैयद वंश के बारे में। सैयद वंश का संस्थापक खिज्र खां था और खिज्र खां तैमूर लंग का सेनापति था और सैयद वंश का अंतिम शासक अलाउद्दीन आलम शाह था। तो आप जान लीजिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। सैयद वंश का संस्थापक खिज्र खां था जो कि तैमूर लंग का सेनापति था। अब आइए देखते हैं दोस्तों लोदी वंश के बारे में। लोदी वंश के शासकों के बारे में जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनके बारे में जान लेते हैं ताकि आप जल्दी जल्दी मध्यकालीन भारत के जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं परीक्षाओं की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट हैं उनको आप देख लें। दोस्तों लोदी वंश का शासक या लोदी वंश का संस्थापक बहलोल लोदी था। इसने 1451 से 1489 तक शासन किया था और इसने बहलोली नामक सिक्का चलाया था बहलोल लोदी ने, और जौनपुर राज्य को जीतकर इसने दिल्ली सल्तनत में मिला लिया था। तो लोदी वंश का संस्थापक बहलोल लोदी था। इसने बहलोली नामक सिक्का चलाया था। 1451 से 1489 तक इसका शासन था। दोस्तों लोदी वंश का महत्वपूर्ण शासक सिकंदर लोदी था। आप जान लीजिए सिकंदर लोदी का शासनकाल 1489 से 1517 ईस्वी तक था और 1504 ईस्वी में इसने आगरा शहर बसाया और इसे अपनी राजधानी बनाया था। और भूमि पैमाइश या भूमि मापन के लिए सिकंदर लोदी ने गज ए सिकंदरी नामक नए मापन पद्धति का प्रचलन करवाया था। और सिकंदर लोदी जो है वो कविताएं भी रचता था। वह गुलरुखी उपनाम से कविताएं लिखता था और सिकंदर लोदी के काल में आयुर्वेदिक ग्रंथ का फारसी में अनुवाद फरहंगे सिकंदरी के नाम से किया गया और गान विधा के ग्रंथ लज्जत ए सिकंदरी शाही की रचना सिकंदर लोदी के समय में हुई थी। तो सिकंदर लोदी का जो समय काल था लोदी वंश में बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है। दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक कौन था? तो दोस्तों आप जान लीजिए कि इब्राहिम लोदी लोदी वंश का शासक था। 1517 से 1526 ईस्वी इसका शासनकाल रहा और ये दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक था। दोस्तों इब्राहिम लोदी का जो शासनकाल है इसलिए महत्वपूर्ण है कि इब्राहिम लोदी और राणा सांगा के बीच खतौली का युद्ध 1518 हुआ। इसमें इब्राहिम लोदी की हार हुई थी और इब्राहिम लोदी और दोस्तों आप जान लीजिए कि इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच पानीपत का पहला युद्ध 1526 में हुआ था और पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी पराजित हुआ और मारा गया था। तो लोदी वंश और दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक इब्राहिम लोदी था और इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच पानीपत का पहला युद्ध 1526 में हुआ था। इसमें इब्राहिम लोदी पराजित हुआ था और मारा गया था। दोस्तों सल्तनत काल के प्रशासन और प्रमुख अधिकारियों से संबंधित प्रश्न भी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, देख लेते हैं। सल्तनत काल में वजीर जो था ये वित्त विभाग का प्रमुख होता था। आरिज ए मुमालिक ये बहुत ही महत्वपूर्ण पद था, सैन्य विभाग का प्रमुख होता था। दीवान ए इंशा दबीर ए रसालत ये शाही पत्र व्यवहार विभाग का प्रधान अधिकारी होता था, दीवान ए इंशा।
दीवान ए रसालत, तो ये विदेशी विभाग का अध्यक्ष होता था। और एक पद देखिए सद्र उस सुदूर, ये धर्म विभाग का प्रधान अधिकारी होता था। काजी उल कुजात, तो सल्तनत काल में काजी उल कुजात न्याय विभाग का प्रधान होता था। और बरीद ए मुमालिक ये गुप्तचर विभाग का प्रधान अधिकारी था। वकील ए हाजिब ये दरबारी शिष्टाचार संबंधी प्रमुख अधिकारी था। और देखिए सर ए जहांदार ये सुल्तान के अंगरक्षक यानी बॉडीगार्ड्स का जो हेड होता था। मुस्तौफी ए मुमालिक महालेखा परीक्षक होता था। और मुशरिफ ए मुमालिक ये सल्तनत कालीन महालेखाकार या ऑडिटर जनरल था। सल्तनत काल के प्रमुख प्रशासनिक विभाग और उनके संस्थापकों के बारे में भी जानना जरूरी है, बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। आप जान लीजिए कि सल्तनत काल में कई प्रशासनिक विभागों की स्थापना की गई थी। नायब ए मामलिकात यानी प्रशासन का संचालन, इसका संस्थापक बहराम शाह था। दीवान ए अर्ज जो सैन्य विभाग था, इसकी स्थापना या गठन बलबन ने किया। दीवाने रियासत बाजार नियंत्रण विभाग था, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा ये स्थापित किया गया। दीवाने मुस्तक राज विभाग ये बकाया राजस्व वसूली से संबंधित था, अलाउद्दीन खिलजी के समय में या अलाउद्दीन खिलजी ने इसकी स्थापना की। और सल्तनत काल में कृषि विभाग की स्थापना दीवान ए अमीर कोही के नाम से मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा की गई। दासों की देखरेख के लिए दीवाने बंदगान की स्थापना फिरोज शाह तुगलक द्वारा। और दान विभाग दीवान ए खैरात फिरोज शाह तुगलक ने। और दारुल सफ़ा यानी चिकित्सा विभाग भी फिरोज शाह तुगलक के समय काल में ये स्थापित किया गया था। सल्तनत काल के प्रमुख स्थापत्य के बारे में जान लेते हैं दोस्तों। कुतुबुद्दीन ऐबक ये जो है सल्तनत कालीन शासक था, पहला शासक था गुलाम वंश का। इसने दिल्ली में कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद का निर्माण कराया, अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा और दिल्ली में कुतुब मीनार का निर्माण कार्य प्रारंभ करवाया था। इल्तुतमिश ने सुल्तानगढ़ी का मकबरा दिल्ली में, मदरसा ए मुइज्जी दिल्ली में स्थापित करवाया था। बलबन ने दिल्ली में बलबन का मकबरा बनवाया और इसने दिल्ली में लाल महल की स्थापना की थी। अलाउद्दीन खिलजी ने स्थापत्य में दिल्ली में अलाई दरवाज़ा और दिल्ली के 1000 सितुन महल तथा दिल्ली के जमात खाना मस्जिद का निर्माण ये अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा कराया गया था। दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक ने आदिलाबाद का किला दिल्ली में निर्मित करवाया। शेख निजामुद्दीन औलिया का मकबरा दिल्ली में ये मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा इसका निर्माण कराया गया था। और इब्राहिम लोदी ने सिकंदर लोदी के मकबरे का निर्माण दिल्ली में कराया था। सल्तनत कालीन जो साहित्य है दोस्तों वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ से बार बार परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। देखते हैं किताबुल हिंद या तहकीके हिंद की रचना अल-बरूनी के द्वारा की गई थी। तारीख़े यामिनी अल उतबी के द्वारा लिखित है। ताजुल मासिर की रचना हसन निजामी के द्वारा की गई। और देखिए तबकाते नासिरी मिनहास उज सिराज की रचना है। सियासतनामा की रचना निजामुल मुल्क तुसी के द्वारा। फुतूह उल सलातीन की रचना मलिक ईसामी के द्वारा। और देखिए एक महत्वपूर्ण ग्रंथ तारीख़े फिरोज शाही जियाउद्दीन बरनी के द्वारा ये लिखा गया था। फतवा ए जहांदरी ये भी जियाउद्दीन बरनी की कृति है। फुतुहात ए फिरोज शाही फिरोज शाह तुगलक का ग्रंथ है। इसके अलावा दोस्तों सल्तनत काल के प्रमुख साहित्यकार अमीर खुसरो, इनकी रचनाएं खजाइन उल फुतूह, नूह सिपहर, आशिका और तुगलकनामा ये अमीर खुसरो की रचनाएं हैं। दोस्तों मोरक्को निवासी इब्न बतूता की रचना रहला है। और याहिया बिन अहमद सरहिंदी की रचना तारीख़े मुबारक शाही है। शाहनामा के रचनाकार फिरदौसी हैं। चंदायन जो है ये सूफी कवि दाऊद की रचना है। मृगावती के रचनाकार कुतुबन और जफरनामा मुल्ला यजदी की कृति है। अब आइए विजयनगर साम्राज्य के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। दोस्तों विजयनगर साम्राज्य दक्षिण भारत का साम्राज्य है। इसकी स्थापना
1336 ईस्वी में हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों द्वारा संत विद्यारण्य के आशीर्वाद से या उनके प्रभाव में की गई थी। विजयनगर, जहाँ पर विजयनगर साम्राज्य था, उसका वर्तमान नाम हम्पी है और विजयनगर पर कुल 4 राजवंश संगम, सालुब, तुलुब और अराविडु वंश ने शासन किया। तो एक बार फिर से विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने संत विद्यारण्य के आशीर्वाद से किया। इसका वर्तमान नाम हम्पी है और विजयनगर साम्राज्य पर कुल 4 राजवंशों, याद रखिएगा, संगम, सालुब, तुलु और अराविडु वंश ने इस पर शासन किया था। अब आइए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों यहाँ पर देखिए विजयनगर के शासकों के बारे में, जो महत्वपूर्ण शासक हैं उनके बारे में जान लेते हैं। देखिए संगम वंश का जो शासनकाल रहा विजयनगर पर 1336 से 1485 ईस्वी तक, और इसके प्रमुख शासकों में देखिए हरिहर प्रथम, बुक्का प्रथम, हरिहर द्वितीय, विरूपाक्ष प्रथम, बुक्का द्वितीय, देवराय प्रथम, देवराय द्वितीय, मल्लिकार्जुन और विरूपाक्ष, ये संगम वंश के प्रमुख शासक थे जो कि विजयनगर पर शासन करता था। विजयनगर के शासकों में जो सालू वंश था, इसने 1485 से 1505 ईस्वी तक शासन किया। इसके शासकों में नरसिंह सालू और नरसा नायक थे। तुलु वंश महत्वपूर्ण वंश था, 1505 से 1565 ईस्वी तक इस वंश ने विजयनगर पर शासन किया। इसमें वीर नरसिंह, कृष्ण देव राय, अच्युत देव राय, वेंकट प्रथम और सदाशिव राय तुलु वंश के प्रमुख शासक थे। अराविडु वंश का शासन 1570 से 1647 तक था और इसके शासकों में तिरुमल, श्रीरंग प्रथम, वेंकट द्वितीय, श्रीरंग द्वितीय, रामदेव, वेंकट द्वितीय और श्रीरंग तृतीय रहे हैं। तो याद रखिएगा ये विजयनगर के संगम वंश, सालू वंश, तुलु वंश और अराविडु वंश के प्रमुख जो शासक रहे उनके बारे में जानकारी थी। आइए कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं जो हैं विजयनगर साम्राज्य के बारे में जान लेते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य हैं ये, क्योंकि यहाँ से परीक्षाओं में प्रश्न अवश्य ही आते हैं। देखिए दोस्तों, विजयनगर साम्राज्य का पहला शासक हरिहर प्रथम था। कुमार कंपन की मदुरा विजय के उपलक्ष्य में उसकी पत्नी गंगा देवी ने मदुरा विजयम नामक ग्रंथ लिखा था। याद रखिएगा, कुमार कंपन की मदुरा विजय के उपलक्ष्य में उसकी पत्नी ने मदुरा विजयम नामक ग्रंथ लिखा। वेद मार्ग प्रतिष्ठा पत्र की उपाधि बुक्का प्रथम ने धारण किया था और सोनार की बेटी का युद्ध देवराय प्रथम और बहमनी शासक फिरोज शाह के बीच हुआ था। गजबेटकर की पदवी देवराय द्वितीय को दी गई। देवराय द्वितीय को इम्माडी देवराय भी कहा जाता है और कृष्ण देव राय ने, याद रखिएगा, आंध्र भोज और यवन राज स्थापनाचार्य की उपाधि धारण की थी और कृष्ण देव राय की महत्वपूर्ण कृतियां अमुक्त माल्यद और जामवती कल्याणम हैं। दोस्तों, हजारा मंदिर और विट्ठल स्वामी मंदिर का निर्माण कृष्ण देव राय ने करवाया था। नागलपुर नामक नगर कृष्ण देव राय ने बसाया था। दोस्तों, विजयनगर साम्राज्य में जो एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम है वो तालीकोटा या राक्षसी तांगड़ी का युद्ध है। ये जनवरी 1565 में तालीकोटा का युद्ध हुआ, जिसमें बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा तथा बीदर राज्य के संघ ने विजयनगर को पराजित किया था। तालीकोटा के युद्ध को राक्षसी तांगड़ी अथवा बन्नी हट्टी के युद्ध के नाम से जाना जाता है और तालीकोटा के युद्ध में विजयनगर का नेतृत्व राम राय कर रहा था। तो याद रखिएगा, तालीकोटा का युद्ध, इसमें बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा और बीदर राज्यों का एक संघ बना था। इसने विजयनगर को पराजित किया था और इस युद्ध में विजयनगर का नेतृत्व राम राय कर रहा था। दोस्तों, विजयनगर साम्राज्य में भू राजस्व को शिष्ट कहा जाता था, जबकि भू राजस्व विभाग जो था इसको 58 कहा जाता था। याद रखिएगा, ये भी महत्वपूर्ण तथ्य है। विजयनगर साम्राज्य में भू राजस्व को शिष्ट कहा जाता था और भू राजस्व विभाग जो था इसको 58 कहा जाता था। दोस्तों, प्रशासनिक इकाई, तो यहाँ पर जो प्रशासनिक इकाई थी कोट्टम या वलनाड थी, जो जिला था
नाडु परगना को कहा जाता था। मेला ग्रामों से नाडु बनते थे जो कि 50 गांवों का समूह था। और ग्राम प्रशासन की छोटी इकाई उर कहलाती थी विजयनगर साम्राज्य में। विजयनगर आने वाले विदेशी यात्रियों के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों, विजयनगर में निकोलो कोंटी आया था। इटली का यात्री था, देवराय प्रथम के शासनकाल में। निकितन रूस का था, देवराय प्रथम के समय में आया था। तो याद रखिएगा, निकोलो और निकितन। निकोलो कोंटी ये इटली का, निकितन रूस का था। ये दोनों ही देवराय प्रथम के शासनकाल में विजयनगर साम्राज्य में आए थे। अब्दुल रज्जाक ये फारस का यात्री था। इसने देवराय द्वितीय के समय में विजयनगर की यात्रा की। बारबोसा ये पुर्तगाल का यात्री था कृष्ण देवराय के समय में। और बारबोसा और डोमिंगो पायस ये दोनों ही पुर्तगाल के थे। इन्होंने कृष्ण देवराय के समय काल में विजयनगर साम्राज्य की यात्रा की थी। पुर्तगाल का एक अन्य यात्री फर्नांडिस नूनीज था, जिसने अच्युत देवराय के समय में विजयनगर की यात्रा की थी। और सीजर फ्रेडरिक इटली का यात्री था। ये सदाशिवराय के समय में भारत या विजयनगर आया था। तो एक बार फिर से, निकोलो कोंटी और निकितन ये देवराय प्रथम के समय में। निकोलो कोंटी इटली का, निकितन रूस का था। देवराय प्रथम के शासनकाल में ये भारत आए थे। अब्दुल रज्जाक फारस का यात्री था, देवराय द्वितीय के समय काल में। डुआर्ट बारबोसा पुर्तगाल का था, कृष्ण देवराय प्रथम के। डोमिंगो पायस पुर्तगाल का था, कृष्ण देवराय के समय। फर्नांडिस नूनीज पुर्तगाल का यात्री था, अच्युत देवराय के समय में। और याद रखिएगा, सीजर फ्रेडरिक इटली का था। ये सदाशिवराय के समय में विजयनगर साम्राज्य की यात्रा पर आया था। अब इसके बाद आइए बहमनी राज्य के बारे में जानते हैं। बहमनी, दोस्तों, बहमनी राज्य की स्थापना हसन गंगू या इसका नाम जफर खां था या अलाउद्दीन हसन बहमन शाह। दोस्तों देखिए, बहमनी राज्य की स्थापना हसन गंगू, इसका एक नाम जफर खां या अलाउद्दीन हसन बहमन शाह ने बहमनी राज्य की स्थापना 1347 ईस्वी में की थी। इसने अपने राज्य को 4 तरफों यानी प्रांतों में बांटा था: गुलबर्गा, दौलताबाद, बरार और बीदर। बहमनी राज्य का अंतिम शासक कलीम उल्लाह था। तो याद रखिएगा दोस्तों, बहमनी साम्राज्य का जो संस्थापक था वो आपका हसन गंगू था, जो अलाउद्दीन हसन बहमन शाह के नाम से गद्दी पर बैठा था। इसकी स्थापना, बहमनी राज्य की स्थापना 1347 में हुई थी। और इसने अपने राज्य को 4 प्रांतों गुलबर्गा, दौलताबाद, बरार और बीदर में बांटा था। दोस्तों, कलीमुल्लाह जो बहमनी शासक था, अंतिम शासक था, इसकी मृत्यु के बाद बहमनी राज्य 5 स्वतंत्र राज्यों में बट गया था। ये राज्य कौन कौन से थे आइए देख लेते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण है, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। बीजापुर, इसकी स्थापना 1489 में यूसुफ आदिल शाह ने की, जो कि आदिल शाही वंश का था। बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, याद रखिएगा कि बीजापुर की स्थापना 1489 में यूसुफ आदिल शाह ने आदिल शाही वंश की स्थापना की। गोलकुंडा राज्य 1518 ईस्वी में कुतुब शाह ने कुतुब शाही वंश के नाम से यहाँ पर शासन किया। और अहमदनगर में 1490 में मलिक अहमद के नेतृत्व में निजाम शाही वंश की स्थापना हुई। बीदर प्रांत था, जो बीदर प्रांत 1527 में अमीर अली बरीद ने बरीद शाही वंश की स्थापना की। और बरार प्रांत में 1490 में फतेह उल्लाह इमाद शाह ने इमाद शाही वंश के रूप में जो है शासन किया था। ये था बहमनी राज्य में 5 स्वतंत्र राज्य और उनके संस्थापक। आदिल शाही वंश के बारे में जान लेते हैं दोस्तों। देखिए, आदिल शाही वंश के शासक, यहाँ से परीक्षाओं में प्रश्न पूछा जाता है। इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय को गरीबों की सहायता करने के कारण, अबला बाबा और विद्वानों को संरक्षण देने के कारण जगत गुरु कहा जाता है। तो याद रखिएगा, आदिल शाह वंश के इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय को अबला बाबा गरीबों की सहायता करने के कारण और जगत गुरु विद्वानों को संरक्षण देने के कारण कहा जाता है।
इब्राहिम आदिल शाहदूती ने हिंदी गीत संग्रह किताब ए नौरस की रचना की थी। और फरिश्ता एक इतिहासकार हैं, इन्होंने इब्राहिम आदिल शाह के संरक्षण में तारीख़ फरिश्ता की रचना की थी। मोहम्मद आदिल शाह ने दोस्तों बीजापुर के गोल गुंबद का निर्माण कराया था। अब आइए भक्ति और सूफी आंदोलन से संबंधित जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनको जान लेते हैं। भक्ति आंदोलन और सूफी आंदोलन। दोस्तों आप सभी जानते हैं कि भक्ति आंदोलन का प्रारंभ दक्षिण भारत में हुआ था और दक्षिण भारत के अलवार और नैनार संतों ने भक्ति का प्रचार प्रसार किया। अलवार संत वैष्णव यानी विष्णु के उपासक थे और नैनार संत शिव के भक्त थे। महाराष्ट्र में वैष्णव भक्ति परंपरा कायम थी। वैष्णव भक्ति यहाँ वारकरी और धारकरी संप्रदाय में विभक्त थी। वारकरी संप्रदाय में विट्ठल या विठोवा जो कि कृष्ण के एक रूप हैं, इनकी पूजा की जाती थी और धारकरी संप्रदाय राम की पूजा करता था। दोस्तों भक्ति आंदोलन के प्रमुख संत और उनके मतों से संबंधित प्रश्न पूछा जाता है। शंकराचार्य ने अद्वैतवाद का जो है अद्वैतवाद सिद्धांत का प्रवर्तन किया। रामानुजाचार्य विशिष्ट अद्वैतवाद के प्रवर्तक थे। माधवाचार्य ने द्वैतवाद और निम्बार्काचार्य द्वैताद्वैतवाद से संबंधित हैं। वल्लभाचार्य ने शुद्धाद्वैतवाद इस मत का समर्थन या प्रवर्तन किया था। तो याद रखिएगा, शंकराचार्य अद्वैतवाद, रामानुजाचार्य विशिष्ट अद्वैतवाद, माधवाचार्य द्वैतवाद, निम्बार्काचार्य द्वैताद्वैतवाद और वल्लभाचार्य शुद्धाद्वैतवाद से संबंधित हैं। भक्ति आंदोलन के एक तरह से समानांतर सूफी आंदोलन था। दोस्तों सूफी मत दो भागों में विभक्त था। बासरा यानी इस्लामी कानून का पालन जो लोग करते थे और बेसरा यानी इस्लामी कानूनों में नहीं बंधे थे। बेसरा में दो मत थे, कलंदर और फिरदौसी। बासरा जो कि इस्लामी कानून का पालन करते थे, उसमें जो प्रमुख सूफी संत थे उसमें संप्रदायों में चिश्ती, सुहरावर्दी, फिरदौसी, कादरी और नक्शबंदी सिलसिले प्रमुख थे। प्रमुख सूफी सिलसिले और भारत में उनके स्थापनकर्ताओं के बारे में, संस्थापकों के बारे में जानते हैं। चिश्ती सिलसिले के संस्थापक शेख मोइनुद्दीन चिश्ती थे। सुहरावर्दी सिलसिला शेख बहाउद्दीन जकारिया, ये मुख्यतः शिहाबुद्दीन सुहरावर्दी जो है इसके स्थापनाकर्ता थे, संस्थापक थे। कादरी सिलसिला अब्दुल कादिर जिलानी ने इसकी स्थापना की। नक्शबंदी सिलसिला ये ख्वाजा बाकी बिल्लाह मुख्यतः बहाउद्दीन नक्शबंद जो है इसके स्थापनाकर्ता थे। फिरदौसी सिलसिला शेख जलालुद्दीन सुर्ख और सत्तारी सिलसिला के संस्थापक अब्दुल्ला सत्तारी थे। अब आइए मध्यकाल में प्रमुख मराठा साम्राज्य के बारे में जानते हैं। दोस्तों मराठा साम्राज्य जो है यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, कई महत्वपूर्ण प्रश्न, इनको देखना जरूरी है। मराठा साम्राज्य में शिवाजी के शासनकाल और शिवाजी से संबंधित कई प्रश्न पूछे जाते हैं। सबसे पहले इनको देख लेते हैं। दोस्तों आप जान लीजिए शिवाजी का जन्म अप्रैल 1627 में शिवनेर दुर्ग में हुआ था। इनकी माता जीजाबाई और पिता शाहजी भोसले थे। इनके गुरु दादाजी कोड़देव थे और शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु समर्थ गुरु रामदास थे। शिवाजी का राज्याभिषेक जून 1674 और सितंबर 1674 में हुआ था। इनके पुत्र शंभाजी और राजाराम थे। शिवाजी की मृत्यु 12 अप्रैल 1680 को हुई थी। 1659 में अफजल खां यानी अब्दुल्ला भत्तारी की हत्या शिवाजी ने किया था। 1663 ईस्वी में शाइस्ता खां को इन्होंने पराजित किया और 1664 में सूरत की पहली लूट शिवाजी ने की थी। 1665 में पुरंदर की महत्वपूर्ण संधि हुई थी। 1670 में दूसरी बार इन्होंने सूरत की लूट किया और 1666 में आगरा में औरंगजेब की कैद से ये निकलने में सफल हुए थे। शिवाजी के अधीन जो प्रशासनिक इकाइयाँ थीं उनके बारे में जान लेते हैं। दोस्तों स्वराज का अधिकारी छत्रपति ये शिवाजी थे। महाल सर हवलदार महाल का अधिकारी होता था। तर्फ का जो अधिकारी हवलदार था। मौजा का अधिकारी कारकुन और गांव या ग्राम पाटिल या पटेल यहाँ का मुखिया होता था।
शिवाजी के अष्ट प्रधान कौन थे, यानी शिवाजी की मंत्रिपरिषद अष्ट प्रधान के द्वारा संचालित होती थी, जिसमें पेशवा प्रधानमंत्री होते थे, अमात्य या मजूमदार वित्त मंत्री होते थे, मंत्री या बाकिया नवीस ये दैनिक कार्रवाई से संबंधित थे, सचिव पत्राचार विभाग देखते थे, सुमंत या दबीर विदेश मंत्री थे, सेनापति जिनको सरे नौबत कहा जाता था ये सैन्य मंत्री थे, पंडित राव प्रमुख धर्माधिकारी होते थे और न्यायाधीश ये न्याय प्रमुख होते थे। तो ये थे शिवाजी के अष्ट प्रधान और उनके विभाग। अब जान लेते हैं शिवाजी के उत्तराधिकारियों के बारे में। दोस्तों आप जान लीजिए कि संभाजी 1680 से 1689 तक शासक रहे थे। राजाराम 1689 से 1700 ईस्वी तक। राजाराम की मृत्यु के बाद उनकी पत्नी ताराबाई ने शासन किया 1700 से 1707 ईस्वी में, और शाहू जी ने 1707 से 1749 ईस्वी तक महाराष्ट्र पर शासन किया, मराठा साम्राज्य पर। और 1649 से 1777 तक राजा राम द्वितीय का जो है शासन था। आप जान लीजिए मराठा सरदारों के प्रभाव क्षेत्र क्या क्या थे। तो पूना में पेशवा का शासन था, बड़ौदा में गायकवाड़ का, नागपुर में भोसले, इंदौर में होलकर और ग्वालियर में सिंधिया जो है थे। ये मराठा सरदारों के प्रभाव क्षेत्र थे। अब आगे आइए जान लेते हैं पेशवा और मराठा शासन में पेशवा बहुत ही महत्वपूर्ण पद था। पेशवाओं के बारे में जानते हैं दोस्तों। यहाँ पर देखिए पेशवा के अधीन मराठा शक्ति जो है कब कब रही थी। तो आप देखिए 1713 से 1720 बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। आप देखिए 1713 से 1720 तक बालाजी विश्वनाथ पेशवा रहे थे। बाजीराव प्रथम 1720 से 1740 तक। उसके बाद बाजीराव 1740 से 1761 तक पेशवा थे। माधवराव प्रथम 1761 से 1772 तक। नारायण राव 1772 से 1773 तक। रघुनाथ राव 1773 से 1774 तक पेशवा रहे। माधवराव नारायण 1774 से 1796 और बाजीराव द्वितीय ने 1796 से 1818 तक जो है पेशवा के रूप में मराठा शासन के पेशवा के रूप में कार्य किया था। दोस्तों मराठा शासन में आंग्ल मराठा युद्ध भी महत्वपूर्ण है, और पहला आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 1782 तक, द्वितीय 1803 से 1805 तक और तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध दोस्तों 1817 से 1818 तक हुआ था। मराठा और अंग्रेज़ों के बीच कुछ महत्वपूर्ण संधियां देख लेते हैं। सबसे पहले आइए देखते हैं महत्वपूर्ण पुरंदर की संधि 1665 ईस्वी में। ये मुगल सेनापति जय सिंह और शिवाजी के बीच हुई थी। संगोला की संधि 1750 में बालाजी बाजीराव और राजा राम द्वितीय के बीच। सूरत की संधि 1775 में रघुनाथ राव और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच। पुरंदर की संधि द्वितीय संधि 1776 में पेशवा माधव नारायण राव और अंग्रेजों के बीच हुई। बड़गांव की संधि 1779 में पेशवा माधव राव नारायण और अंग्रेजों के बीच। सालबाई की संधि महत्वपूर्ण है, ये 1782 में पेशवा माधव नारायण राव और अंग्रेजों के बीच हुई। भसीन की संधि 1802 में बाजीराव द्वितीय और अंग्रेजों के बीच। देवगांव की संधि 17 दिसंबर 1803 को रघुजी भोसले द्वितीय और अंग्रेजों के बीच। सुरजी अर्जन गांव की संधि ये 30 दिसंबर 1803 को सिंधिया और अंग्रेजों के बीच। राजापुर घाट की संधि 1805 में होलकर और अंग्रेजों के बीच। पूना की संधि जून 1817 में बाजीराव द्वितीय और अंग्रेजों के बीच। और 1817 में ग्वालियर की संधि दौलत राव और अंग्रेज के बीच। और यहाँ पर देखिए जनवरी 1818 में मल्हार राव होलकर और अंग्रेजों के बीच मंदसौर की संधि हुई थी। अब आइए जानते हैं सिख संप्रदाय के बारे में। सिख संप्रदाय, इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण जो तथ्य हैं उनको जान लेते हैं। दोस्तों सिख धर्म की स्थापना किसने की थी?
तो आप जानते हैं सिख धर्म या सिख संप्रदाय के संस्थापक गुरु नानक थे। इनका जन्म 1469 में और मृत्यु 1539 में हुई थी। ये सिख धर्म के प्रवर्तक थे। दूसरे गुरु गुरु अंगद थे। इनका समयकाल 1539 से 1552 था और इन्होंने गुरुमुखी लिपि का आविष्कार किया था। तीसरे महत्वपूर्ण गुरु गुरु अमरदास थे, 1552 से 1574। और गुरु रामदास, तो गुरु रामदास का जो शासन या इनकी गद्दी थी 1574 से 1581 ईस्वी तक। इन्होंने अमृतसर और संतोषसर नामक तालाबों का निर्माण करवाया था। गुरु अर्जुन देव सिख धर्म के 5वें गुरु थे। 1581 से 1606 ईस्वी तक ये गुरु रहे। इन्होंने स्वर्ण मंदिर का निर्माण जो है करवाया था। गुरु हरगोविंद ये सिखों के छठे गुरु थे। 1606 से 1644 तक ये गद्दी पर रहे। इन्होंने अकाल तख्त का निर्माण करवाया था। सातवें गुरु गुरु हरराय थे, 1644 से 1661 तक। गुरु हरकिशन ये 8वें सिख गुरु थे, 1661 से 1664 तक। और देखिए 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर थे, 1664 से 1675 तक। और सिख धर्म के 10वें और अंतिम गुरु गुरु गोबिंद सिंह थे, 1675 से 1708। इन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की थी गुरु गोबिंद सिंह ने। अब इसके बाद आइए मुगल साम्राज्य से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों और प्रश्नों को देख लेते हैं। आप देखिए मुगल साम्राज्य। दोस्तों, मुगल साम्राज्य की स्थापना बाबर ने की थी और भारत में बाबर का जो शासनकाल था 1526 से 1530 ईस्वी तक रहा था। देखिए बाबर ये मुगल वंश का संस्थापक था। इसके पिता उमर शेख मिर्जा थे, माता कुतलुग निगार खानम थी और बाबर के पुत्र हुमायूं, कामरान, अस्करी और हिंदाल थे। बाबर की आत्मकथा तुझके बाबरी या बाबरनामा है जो तुर्की भाषा में लिखी गई है। अब आइए बाबर के द्वारा लड़े गए प्रमुख युद्धों के बारे में जान लेते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। देखिए पानीपत का पहला युद्ध जो है ये 21 अप्रैल 1526 को बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ, जिसमें बाबर विजयी हुआ था। खानवा का युद्ध 16 मार्च 1527 को बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ, जिसमें बाबर विजयी रहा। चंदेरी का युद्ध 29 जनवरी 1528 को बाबर और मेदिनी राय के बीच हुआ, जिसमें बाबर विजयी रहा। घाघरा का युद्ध 5 मई 1529 को बाबर और महमूद लोदी के बीच हुआ, इसमें भी बाबर विजयी रहा था। तो ये चारों युद्ध और इनका क्रम भी पूछता है। पानीपत का पहला युद्ध 1526 में, खानवा का युद्ध 1527 में, चंदेरी का युद्ध 1528 में और घाघरा का युद्ध 1529 में हुआ था और इनमें सभी में बाबर विजयी हुआ था। बाबर का उत्तराधिकारी हुमायूं था। हुमायूं का शासनकाल 1530 से 1556 तक था। देखिए हुमायूं का जन्म 1508 में काबुल में हुआ था। 1530 में हुमायूं आगरा में सिंहासन पर बैठा और दिल्ली में हुमायूं के मकबरे का निर्माण उसकी पत्नी हाजी बेगम ने करवाया था। हुमायूं नामा की रचना गुलबदम बेगम ने की थी और हुमायूं की मृत्यु 1556 ईस्वी में हुई थी। हुमायूं द्वारा जो लड़े गए प्रमुख युद्ध थे उनके बारे में देखते हैं। देवरा का युद्ध 1532 में हुमायूं और अफगान शासक महमूद लोदी के बीच हुआ, जिसमें हुमायूं विजयी रहा था। चौसा का युद्ध 1539 में हुआ था, बहुत ही महत्वपूर्ण। ये हुमायूं और अफगान शासक शेरशाह के बीच हुआ था, जिसमें शेरशाह विजयी रहा था और ये दिल्ली के शासन पर, दिल्ली की गद्दी पर बैठा। और देख लीजिए हुमायूं को जो है देश छोड़ना पड़ा था कन्नौज या बिलग्राम युद्ध के बाद, जो कि 1540 में हुमायूं और शेरशाह के बीच हुआ। इसमें शेरशाह विजयी रहा था। देखिए सरहिंद का युद्ध 1555 में हुमायूं और सिकंदर सूर के बीच हुआ, जिसमें हुमायूं विजयी रहा और पुनः दिल्ली की गद्दी पर बैठा था। शेरशाह सूरी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। शेरशाह के बचपन का नाम फरीद खां था। मोहम्मद बहार खां लोहानी ने इसे शेर खां की उपाधि प्रदान की थी।
1540 में ये दिल्ली की गद्दी पर बैठा था। 1545 में कालिंजर विजय के दौरान इसकी मृत्यु हो गई थी और शेर शाह सूरी ने कबूलियत और पट्टा की शुरुआत की थी। शेर शाह द्वारा जो चलाया गया चांदी का रुपया था वो जो है आज भी कंटिन्यू हो रहा है, एक तरह से रुपए के रूप में, भारतीय मुद्रा के रूप में। और शेर शाह सूरी ने ही ग्रांड ट्रंक या जीटी रोड का निर्माण करवाया था। दोस्तों अकबर, तो हुमायूं के बाद अकबर का समय काल आता है। अकबर ने 1556 से 1605 ईस्वी तक शासन किया और अकबर का जन्म 1542 में अमरकोट के राजा बीर साल के महल में हुआ था। इनकी माता हमीदा बानो और पिता हुमायूं थे। इनके बचपन का नाम, अकबर के बचपन का नाम जलाल था। अकबर के संरक्षक बैरम खां थे और राज्याभिषेक 1556 में कलानौर में हुआ। अकबर की मृत्यु अक्टूबर 1605 में हुई। अकबर का मकबरा आगरा के निकट सिकंदरा में स्थित है। अकबर के समय के प्रमुख युद्धों के बारे में जानते हैं। दोस्तों पानीपत का दूसरा युद्ध 5 नवंबर 1556 को अकबर और हेमू यानी हेमचंद विक्रमादित्य के बीच हुआ, जिसमें अकबर की विजय हुई थी। हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 को अकबर और महाराणा प्रताप के बीच हुआ, जिसमें अकबर की विजय हुई थी। और हल्दी घाटी के युद्ध में मुगल सेना का नेतृत्व मान सिंह और आसफ खान ने किया था, याद रखिएगा। अकबर के शासनकाल के प्रमुख कार्यों से संबंधित कई प्रश्न पूछे जाते हैं, इनको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। अकबर के प्रमुख कार्य और उनका जो वर्ष है वो आपको तैयार करना है। दास प्रथा का अंत 1562 में, तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति 1563 में, जजिया कर की समाप्ति 1564 में, राजधानी आगरा से फतेहपुर सीकरी स्थानांतरित हुई 1571 में। अकबर ने इबादत खाना का निर्माण 1575 में कराया। इबादत खाने का द्वार सभी धर्मों के लिए 1578 में खोला। मजहर की घोषणा 1579 में। इबादत खाना बंद किया गया 1582 में और 1582 में अकबर ने एक नया धर्म दीन इलाही चलाया था। अकबर के दरबार के 9 रत्नों के बारे में जानना जरूरी है, तो आप जान लीजिए। अबुल फजल प्रमुख इतिहासकार और साहित्यकार, फैजी इनके भाई थे, तानसेन संगीतकार, बीरबल, टोडरमल राजा मानसिंह, अब्दुल रहीम खान खाना, फ़कीर अजीउद्दीन और मुल्ला दो प्याजा, ये अकबर के दरबार के 9 रत्न थे। अकबर के द्वारा विजित राज्यों के बारे में जान लेते हैं। तो अकबर द्वारा 1561 में जो मालवा विजय की गई, वहाँ मालवा का शासक बाज बहादुर था। चुनार 1561 में अफगान शासक के नेतृत्व में था। आमेर 1562 में ये अभियान अकबर का चला। भारमल शासक था, इसने अकबर की अधीनता स्वीकार की थी। और मेड़ता अभियान 1562 में था। जयमल वहाँ का मेड़ता का शासक था। गोंडवाना 1564 में रानी दुर्गावती और वीर नारायण वहाँ के शासक थे। मेवाड़ अभियान 1568 और 1576 में, 1568 में उदय सिंह के समय में और 1576 में महाराणा प्रताप के समय में मेवाड़ जो है अभियान चलाया गया था। रणथंभौर अभियान अकबर का 1569 में, वहाँ का शासक सुरजन राय हाड़ा था। कालिंजर अभियान 1569 में, रामचंद्र वहाँ का शासक था। जैसलमेर अभियान 1570 में, रावल हर्राय शासक था। मारवाड़ अभियान 1570 में, राव चंद्रसेन शासक था। बीकानेर अभियान 1570 में, राय कल्याण मल का शासन था। जोधपुर अभियान 1570 में, वहाँ पर चंद्रसेन का शासक था। और देखिए गुजरात अभियान 1572 में मुजफ्फर खां तृतीय गुजरात का शासक था। बिहार और बंगाल अभियान 1574 में था, वहाँ का शासक दाऊद खां था। काबुल अभियान 1581 में, वहाँ का शासक मिर्जा हकीम खां। और 1586 में कश्मीर अभियान था, ये यूसुफ खां कश्मीर का शासक था। इसके अलावा उड़ीसा अभियान 1592 में निसार खां शासक था। सिंध अभियान 1591 में सिंध का शासक जानी बेग था।
बलूचिस्तान अभियान 1595 में अफगान शासक वहाँ का शासन कर रहा था। कंधार अभियान 1595 में मुजफ्फर हुसैन के शासनकाल में कंधार में उस समय मुजफ्फर हुसैन का शासन था। खान देश 1591 में दोस्तों अली खां के नेतृत्व में जो है खान देश था जब अकबर का अभियान शुरू हुआ। अहमदनगर अभियान 1600 में शुरू हुआ था। चांद बीबी अहमदनगर की शासिका थीं। और असीरगढ़ अभियान 1601 में मीरन बहादुर असीरगढ़ का शासक था। अकबर के बाद जो मुगल नेतृत्व या मुगल वंश का शासन जहांगीर के पास आया 1605 से 1627 तक जहांगीर ने शासन किया था। इसका वास्तविक नाम सलीम था। माता हरखाबाई और पिता का नाम अकबर था। और जहांगीर की पत्नी मानबाई, जगत गोसाई और मेहरुन्निसा यानी नूरजहां थी। इसके पुत्रों में खुसरो, परवेज, शहरयार और जहांदार थे। जहांगीर की आत्मकथा तुझके जहांगीरी है। जहांगीर का मकबरा शाहदरा में स्थित है। और जहांगीर के दरबार में आने वाले विदेशी यात्रियों में हॉकिंस, सर थॉमस रो और फ्रांसिस्को पेलसार्ट था। 2 अस्पा और सिंह अस्पा प्रथा जहांगीर ने चलाया था। और जहांगीर का शासनकाल चित्रकला का स्वर्णकाल कहा जाता था। जहांगीर के बाद शाहजहां यानी उसके पुत्र खुर्रम का शासन हुआ था। शाहजहां का शासनकाल 1628 से 1658 तक था। उसका वास्तविक नाम खुर्रम था। माता जगत गोसाई यानी शाहजहां का जन्म जगत गोसाई के गर्भ से हुआ था। जहांगीर पिता थे। और शाहजहां की पत्नी का नाम अर्जुमंद बानो बेगम यानी मुमताज महल था। शाहजहां के पुत्र दारा शिकोह, औरंगजेब, मुराद और शाह सुजा थे। शाहजहां की मृत्यु जनवरी 1666 में हुई। 1638 ईस्वी में शाहजहां ने राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की थी। और शाहजहां ने दारा शिकोह को शाह बुलंद इकबाल की उपाधि दी थी। दारा शिकोह ने उपनिषदों का फारसी में अनुवाद सिर्रे अकबर शीर्षक से किया था। और शाहजहां का शासनकाल जो है स्थापत्य कला का स्वर्णकाल कहा जाता है। शाहजहां की कब्र आगरा के ताजमहल में स्थित है। दोस्तों, उत्तराधिकार का युद्ध बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए, बहादुरपुर का युद्ध 24 फरवरी 1658 को शाह सुजा और शाही सेना के बीच हुआ, जिसमें शाही सेना की जीत हुई थी। धर्मत का युद्ध 15 अप्रैल 1658 को औरंगजेब और मुराद बख्श की संयुक्त सेना और जसवंत सिंह और कासिम खां की शाही सेना से हुआ, जिसमें औरंगजेब विजयी हुआ था। सामूगढ़ का युद्ध दोस्तों 29 मई 1658 को औरंगजेब और मुराद बख्श की संयुक्त सेना तथा दारा शिकोह के बीच हुआ, जिसमें औरंगजेब विजयी हुआ था। और खजवा का युद्ध 5 जनवरी 1659 को औरंगजेब और शाह सुजा के बीच हुआ, जिसमें औरंगजेब विजयी हुआ। और देवराय का युद्ध 12 से 14 अप्रैल 1659 को दारा शिकोह और औरंगजेब के बीच हुआ, इसमें औरंगजेब की जीत हुई थी। औरंगजेब के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। दोस्तों, औरंगजेब का जो शासनकाल है, आप देखिए, औरंगजेब का शासनकाल 1658 से 1707 ईस्वी और ये सर्वाधिक लंबे समय तक जो है मुगल शासक रहा। माता मुमताज़ महल और इसके पिता शाहजहां थे। इसकी पत्नी दिलरास बानो बेगम, जो कि रबिया उद दौरानी की उपाधि इसने दिया था। औरंगजेब का पुत्र मुअज्जम यानी बहादुर शाह प्रथम और मोहम्मद आजम कामबख्श थे। औरंगजेब का राज्याभिषेक 2 बार हुआ। पहली बार 31 जुलाई 1658 को आगरा में और दूसरी बार जो युद्ध हुआ था 15 जून 1659 को दिल्ली में इसने अपना राज्याभिषेक करवाया। फरवरी 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हुई और इसका मकबरा औरंगाबाद में स्थित है। मुगल शासन व्यवस्था किस प्रकार की थी? तो मुगल शासन व्यवस्था में दोस्तों जो शासन का केंद्र बिंदु था वो बादशाह या जो महत्वपूर्ण राजा होता था। साम्राज्य का विभाजन सूबों यानी प्रांत में किया था। सूबेदार या नाजिम इसका मुखिया होता था। सूबे सरकार या जिला में विभाजित थे, जिसका प्रमुख अधिकारी फौजदार था।
सरकार या जिले का विभाजन परगना या महाल में किया गया था, जिसका अधिकारी शिकदार होता था। और परगना या महाल मौजा या दीहा या ग्राम में थे, जिनके जो अधिकारी होते थे खुद मुकद्दम या चौधरी होते थे। तो ये मुगल शासन व्यवस्था का वर्गीकरण है। दोस्तों, मुगल शासन व्यवस्था में एक मनसबदारी प्रथा आती है, बहुत ही महत्वपूर्ण। मनसबदारी प्रथा अकबर द्वारा लागू की गई थी। मनसब जात और सवार में विभाजित होते थे। मनसबदारों की श्रेणियां होती थी। मनसबदार 10 से 500 जात तक के मनसब को कहा जाता था। अमीर 500 से 2500 जात तक के मनसब, और अमीर ए उम्दा 2500 से अधिक जात के मनसब, ये मनसबदारों की प्रमुख श्रेणियां थीं। मुगल काल में भूमि का विभाजन किस प्रकार से किया गया था? तो मुगल काल में खालसा भूमि जो सीधे बादशाह के नियंत्रण में होती थी, जागीर सरदारों को वेतन के बदले दी जाने वाली भूमि थी, और सयूर गल या मदद ए माश ये विद्वानों और धार्मिक व्यक्तियों को अनुदान में दी जाने वाली भूमि थी। तो मुगल काल में भूमि का विभाजन इस 3 तरह से किया गया था। मुगल काल में भू राजस्व की वसूली की प्रणाली किस प्रकार से थी? तो देखिए, बटाई या गल्ला बख्शी प्रणाली, जब्ती प्रणाली, दहसाला प्रणाली, इजारेदारी या ठेकेदारी, और नस्क या कानकूद प्रणाली, ये मुगल काल में भू राजस्व की वसूली की प्रणाली थी। अब आइए देखते हैं मुगल कालीन प्रमुख स्थापत्य के बारे में। तो दोस्तों, मुगल काल में बाबर के द्वारा आगरा की मस्जिद का निर्माण कराया गया था। और देखिए, अकबर के द्वारा आगरा में आगरा का किला, जहांगीर का महल और अकबरी महल, फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाज़ा, दीवाने आम, दीवाने खास, जामा मस्जिद, जहांगीर महल और मरियम महल का निर्माण ये अकबर के द्वारा कराया गया था। जहांगीर के द्वारा सिकंदरा में अकबर के मकबरे का निर्माण कराया गया। शाहजहां के द्वारा कई प्रमुख जो इमारतें हैं उनका निर्माण कराया गया। दिल्ली में जामा मस्जिद, लाल किला, आगरा में मोती मस्जिद और ताजमहल का निर्माण ये शाहजहां के द्वारा कराया गया था। औरंगजेब ने दिल्ली में मोती मस्जिद का निर्माण कराया था। और ये मुगल कालीन प्रमुख स्थापत्य जो हैं ये रहे थे। मुगल काल में कई प्रमुख पुस्तकें और इनसे प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिए, बाबरनामा या तुझके बाबरी, ये बाबर की आत्मकथा है, इसका लेखक बाबर था। हुमायूं नामा गुलबदन बेगम के द्वारा रचित है। ताजुल मासिर की रचना हसन निजामी ने। तबकाते अकबरी की रचना निजामुद्दीन अहमद ने। तारीख़े शेरशाही अब्बास खां शेरवानी और आलमगीर नामा की रचना मोहम्मद काजिम ने की। और देखिए, कानून ए हुमायूं ख्वांदमीर की रचना है। नुस्खा ए दिलकुशा भीमसेन ने इसकी रचना की। सियार उल मुस्तखरीन ये गुलाम हुसैन के द्वारा इसकी रचना की गई। इकबाल नामा ए जहांगीरी मोतबिंद खां और शाहजहां नामा के रचनाकार इनायत खां। चहार चमन चंद्रभान ब्राह्मण के द्वारा रचित है। फुतुहात ए आलमगीरी की रचना ईश्वर दास नागर के द्वारा। और खुलासत उत तवारीख ये सुजान राय भंडारी के द्वारा इसकी रचना की गई। अब आइए जान लेते हैं मुगल कालीन उत्तर मुगल कालीन शासकों के बारे में। तो मुगल काल का जो शासन था ये एक तरह से देखा जाए तो 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम तक चला था। इसमें आप देखिए, औरंगजेब के बाद बहादुर शाह प्रथम ने 1707 से 1712 तक शासन किया। जहांदार शाह लंपट मूर्ख इसको कहा जाता था 1712 से 1713 तक। फर्रुखसियर का शासनकाल 1713 से 1719 तक। रफ़ी उद्दौला ने 1719 में और मोहम्मद शाह या रंगीला बादशाह ने 1719 से 1748 तक शासन किया था। और याद रखिएगा, मोहम्मद शाह के समय काल में ही 1739 में नादिर शाह ने आक्रमण किया था। अहमद शाह का शासनकाल 1748 से 1754 तक था। आलमगीर द्वितीय ने 1754 से 1759 तक शासन किया और 1756-57 में दिल्ली पर अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण हुआ था आलमगीर द्वितीय के समय काल में। और दोस्तों, शाह आलम द्वितीय ने 1759 से 1806 ईस्वी तक शासन किया था
और इसी के समय में 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था। अकबर द्वितीय का शासनकाल 1806 से 1837 ईस्वी तक था। और आप अकबर द्वितीय का नाम जानते होंगे, राजा राम मोहन राय के साथ जुड़ा हुआ है। अकबर द्वितीय अपनी पेंशन बढ़वाने के लिए राजा राम मोहन राय को ब्रिटेन भेजा था और इसी ने ही राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी थी। और मुगल काल का अंतिम शासक बहादुर शाह द्वितीय या जफर थे। 1837 से 1857 तक इनका कार्यकाल था। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। भारतीय इतिहास या सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन के महत्वपूर्ण प्रश्नों के क्विक रिवीजन यानी त्वरित रिवीजन के अंतर्गत इसमें हमने मध्यकालीन भारत के इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण परीक्षा केंद्रित अध्ययन सामग्री को कवर किया। और ये बहुत ही सारगर्भित और सटीक अध्ययन सामग्री है जहाँ से परीक्षाओं में आपके सीधे प्रश्न यहाँ से बनते हैं। इन महत्वपूर्ण तथ्यों को आप जरूर याद कर लीजिएगा। कई और महत्वपूर्ण तथ्य हैं लेकिन इन पर आपको विशेष फोकस करना है। ये वीडियो विभिन्न राज्य लोक सेवा आयोगों, बैंक, एसएससी, रेलवे के साथ विभिन्न राज्यों द्वारा अध्यापक भर्ती परीक्षाएं जो इतिहास विषय से आयोजित की जाती हैं, टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, उच्चतर शिक्षा असिस्टेंट प्रोफेसर और नेट जेआरएफ इतिहास विषय से, उन सब के लिए भी महत्वपूर्ण है। तो मध्यकालीन इतिहास को हमने बहुत ही शॉर्ट में, संक्षेप में महत्वपूर्ण जो एग्जाम सेंट्रिक पॉइंट हैं उनको हमने इस वीडियो में कवर किया है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।